जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, करंट की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जैसा कि आप सभी को जानकारी है, वर्तमान में भारत के 49वें जो सीजेआई हैं उनके विषय में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो 49वें सीजेआई जैसा कि हम सभी जानते हैं यूयू ललित जी, उन्हीं के विषय में दोस्तों हम देखने वाले हैं। उनका सबसे पहले तो हम ये देखेंगे यहाँ पर भाई कि क्या है उनका परिचय, कहाँ से उनका वास्ता था और उनके थोड़े से पारिवारिक परिदृश्य के विषय में भी दोस्तों हम देखेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों आगे चल करके हम जो भी हमारे प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन पर भी विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं हम उनके जीवन परिचय के बारे में और उनके नाम के बारे में। तो यदि बात करें दोस्तों यूयू ललित जी की, तो उनका जो पूरा नाम है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, उदय उमेश ललित। ये एक बहुत महत्वपूर्ण नाम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यूयू ललित का जो पूरा नाम है वो हमें नोट करना होगा, उदय उमेश ललित। फिर बात की जाए दोस्तों इनके जन्म की, या ये कहाँ से वास्ता रखते थे दोस्तों, तो ये वास्ता रखते थे अपना महाराष्ट्र क्षेत्र से। तो महाराष्ट्र में दोस्तों कहाँ से, तो महाराष्ट्र के सोलापुर से। और इनके यदि जन्म की बात करें तो इनका जन्म 9 नवंबर 1957 को हुआ था। बात की जाए दोस्तों इनके परिवार वगैरह की, इनके पारिवारिक जो बातें हैं उनकी, तो ये इनका परिवार दोस्तों मुख्य तौर पर वकालत से संबंध रखता है। हम देखेंगे इनके परिवार में चाहे इनके पिता हों या इनके दादाजी हों, मुख्य तौर पर उनका जो पेशा है वो वकालत है। और आगे चलकर दोस्तों पिता और दादा के ही नक्शे कदम पर पुत्र भी बढ़ता है, वही हम देखेंगे दोस्तों। तो यदि बात की जाए इनके पिताजी की, तो दोस्तों इनके पिता का नाम है UR ललित, जिनका पूरा नाम है उमेश रंगनाथ ललित, या उमेश रंगनाथ ललित भी हमें देखने मिलता है। आप बगल में इमेज भी देख पा रहे हैं दोस्तों, और बखूबी आपको सारी बातें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। यदि बात की जाए दोस्तों इनके पिताजी की, तो इनके पिताजी दोस्तों ये भी एक वकील थे, और ना केवल एक वकील बल्कि एक नामी जामी वकील थे। बात की जाए इनकी दोस्तों, तो बम्बई उच्च न्यायालय में, नागपुर जो पीठ है बम्बई उच्च न्यायालय की दोस्तों, वहाँ पर ये अतिरिक्त न्यायाधीश रह चुके हैं। बात की जाए दोस्तों यदि इनके दादाजी की, तो इनके दादाजी का नाम है रंगनाथ ललित या रंगनाथ ललित, और ये सोलापुर क्षेत्र, जो महाराष्ट्र का ही सोलापुर क्षेत्र है, वहाँ के नामी जानी वकीलों में से एक थे। फिर दोस्तों इसके बाद यदि हम बात करें इनके विषय में कि इन्होंने पद ग्रहण कब किया, तो उस पद ग्रहण के पहले दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बिंदु होगा कि इनकी यदि हम बात करें दोस्तों कानूनी करियर के शुरुआत के बारे में। तो यदि बात करें इनके कानूनी करियर की, तो इनका कानूनी करियर जो है दोस्तों वो स्टार्ट हुआ, उसका प्रारंभ हुआ 1983 में। 1983 दोस्तों वह वर्ष है जब उन्होंने वकालत प्रारंभ की, और 1983 से लेकर के लगभग 1985 तक वे बॉम्बे हाईकोर्ट में रहे, और इसके बाद आगे चलकर दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली चले आए। अर्थात दोस्तों इनका प्रारंभ जो हुआ वो कहाँ पर हुआ, इनके ही मूल निवास स्थल 1983 से 1985 तक महाराष्ट्र में ही थे ये, और महाराष्ट्र के ही बॉम्बे हाईकोर्ट में थे। और फिर आगे चल करके दोस्तों कहाँ आ गए, ये देश की राजधानी दिल्ली में आ गए। फिर इसके बाद दोस्तों वर्ष 2004 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में जगह मिली, उन्हें नियुक्त किया गया। और आगे चल करके हम पाते हैं दोस्तों कि वर्ष 2014 में अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट का जज उन्हें नियुक्त किया गया। और इसके बाद दोस्तों जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि अभी हाल ही में 27 अगस्त 2022 को, जो कि अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है दोस्तों, उन्हें भारत का सीजेआई नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु जो हो जाता है दोस्तों, हमारे प्रश्न किस रूप में हमें देखने मिल सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा इनका जो पद है सुप्रीम कोर्ट के जज का, ठीक है, वो जो कार्यकाल है उसके विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब से लेकर कब तक, तो वर्ष 2014 से लेकर दोस्तों वर्ष 2022 तक। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न यदि हम बात करें दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिहाज से, तो दूसरा प्रश्न हमारा होगा कि इन्होंने पद ग्रहण कब किया, तो इन्होंने पद ग्रहण किया हुआ है दोस्तों 27 अगस्त 2022। बहुत महत्वपूर्ण, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इनके कार्यकाल को लेकर के कि इनका कार्यकाल कब तक रहेगा दोस्तों, तो इनका कार्यकाल रहेगा 8 नवंबर 2022 तक। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है आप उसे समझिएगा, ठीक है। यहां महत्वपूर्ण है दोस्तों पद पर रहते हुए, या पद पर इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 माह का होगा, ठीक है, 3 माह से भी कम का होगा दोस्तों, 74 दिन का होगा। अब यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न निकल करके आने वाले हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिहाज से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ये। तो यहां हम देखेंगे कि पद पर 3 माह से भी कम समय तक रहेंगे ये। ऐसा क्यों होगा दोस्तों, यदि इसके विषय में हम समझें तो इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वे 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति अर्थात रिटायर हो जाते हैं। अब बात यह है कि अर्थात ये ठीक इसी समय तक रिटायर हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी उम्र जो है वो 65 वर्ष हो चुकी होगी। यह एक प्रमुख कारण है कि इनका जो कार्यकाल है वो महज 74 दिन का है। फिर इसके बाद दोस्तों हम आगे देखते हैं कि अगर इस कार्यकाल की बात करें दोस्तों कि इनका जो कार्यकाल 3 माह से भी कम का है अर्थात 90 दिनों के लगभग का है या 74 दिन का है एग्जैक्ट, तो इसमें हम पाते हैं दोस्तों कि ये ऐसे 6वें सीजेआई हैं, अर्थात ये पहले नहीं है, ये ऐसे
छठवें हैं दोस्तों जिनका कार्यकाल 100 दिन से भी कम का होगा। फिर इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इनके विषय में एक महत्वपूर्ण जो पहलू होगा वो ये है कि भाई इनके कार्यकाल के विषय में जो प्रश्न बनेगा वो ये कि इनका जो कार्यकाल है वो कब तक रहेगा, 8 नवंबर 2022 तक। इनके पूर्वाधिकारी की बात करते हैं दोस्तों, पूर्वाधिकारी अर्थात जिनके बाद इन्होंने इस पद को ग्रहण किया दोस्तों, तो 48वें नंबर पर थे कौन, एन.वी. रमना। एन.वी. रमना के विषय में आपको बता दें दोस्तों, यहाँ बेहद इंपॉर्टेंट है, इनका पूरा नाम आप जरूर नोट कीजिए। इनका नाम है नूतलपाटी वेंकटरमन, ठीक है, नूतलपाटी वेंकटरमन, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये। फिर इसके बाद बात की जाए दोस्तों, रमना या रमन ने 24 अप्रैल 2021 को पूर्व सीजीआई 47 नंबर पर जो थे एस.ए. बोबड़े, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एस.ए. बोबड़े अर्थात शरद अरविंद बोबड़े, इनका स्थान इन्होंने लिया और लगभग 16 माह से अधिक समय तक इनका कार्यकाल रहा और अंततः 27 अगस्त को इन्होंने पद ग्रहण किया, तो इसके एक दिन पहले 26 अगस्त 2022 तक इनका कार्यकाल रहा। इनकी नियुक्ति की बात करें दोस्तों, तो इनकी नियुक्ति के विषय में सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि भाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा अनुच्छेद 124(2) के अनुसार इनकी नियुक्ति की गई। बात को यहाँ पर समझिएगा, बेहद महत्वपूर्ण पहलू है, अनुच्छेद की चर्चा हुई है, तो क्यों ना हम थोड़े सा इसका संवैधानिक परिदृश्य भी देख लें दोस्तों। यदि हम इसका संवैधानिक परिदृश्य, संवैधानिक प्रावधान देखते हैं तो हम पाते हैं कि भाई न्यायपालिका की चर्चा कहाँ पर की गई है, तो हमारे संविधान में भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल 124 से 147 तक चर्चा की गई है न्यायपालिका की, अर्थात न्यायपालिका में भी मुख्य तौर पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, न्यायपालिका में मुख्य जो शिखर पर है दोस्तों, एक शंकुआकार बनाए या आप त्रिभुजाकार बना दें, उसमें जो शिखर पर है दोस्तों वो है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे है हाई कोर्ट और उसके नीचे है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर और भी कोर्ट। तो यहां पर हम पाते हैं कि भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक में संवैधानिक पर जो पहलू है इसका हम पाएंगे कि वहां पर उल्लेख है, जिक्र है किसका, सुप्रीम कोर्ट का या संघीय न्यायपालिका के। फिर इसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया और आर्टिकल 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में चर्चा करता है। आर्टिकल 124(1) में हम पाते हैं दोस्तों कि मूल संविधान में क्या व्यवस्था की गई थी, तो मूल संविधान में आर्टिकल 124(1) के अनुसार एक मुख्य न्यायाधीश और 8 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। यदि हम हाल ही में देखें दोस्तों वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, अर्थात टोटल कितने हैं दोस्तों, 34। इसके साथ ही हम 2 और महत्वपूर्ण पहलू देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। हालांकि इसके विषय में हमारी जो विस्तृत चर्चा होगी, जो विस्तृत व्याख्या होगी, वो होगी संविधान जब हम पढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन हाल ही में चूंकि ऐसी चीजें सुर्खियों पर है, तो क्यों ना हम कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी यहां पर देख लें। तो एक ऐसा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि हमारे भारत के पहले सीजेआई, तो पहले सीजेआई बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, हीरा लाल जे कानिया। आप एक इमेज भी देख पा रहे होंगे, हीरा लाल जे कानिया जो है वो हमारे कौन थे, पहले मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में ही संचालित की जाती है, यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगला दोस्तों, यदि हम बात करें फिर से इनके नियुक्ति के बारे में, तो नियुक्ति में एक और इंपॉर्टेंट बिंदु आ जाता है दोस्तों कि आर्टिकल 124 को हमने समझा और अब आर्टिकल 124 का सब आर्टिकल 2 जो है वो कहता है कि भाई जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति द्वारा होगी। और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति या प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति दोस्तों कौन, द्रौपदी मुर्मू जी, तो उन्होंने इन्हें या इनकी नियुक्ति की। अब बात ये आती है दोस्तों कि इनकी नियुक्ति में या नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण पहलू होता है, तो वो होता है दोस्तों कॉलेजियम व्यवस्था। और कॉलेजियम व्यवस्था के विषय में दोस्तों हम एक और अलग से वीडियो के माध्यम से चीजों को समझेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हम पाते हैं, अब नियुक्ति जब हो चुकी है इनकी, तो नियुक्ति के विषय में या नियुक्ति के बाद की बातें यदि करें दोस्तों, तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ एक और क्वेश्चन हो जाएगा, वो ये है कि भाई जस्टिस यू ललित वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज और उसके बाद मुख्य न्यायाधीश बनने वाले दूसरे जज हैं। इनके पूर्व में यदि हम बात करें दोस्तों, तो एम.एस. सीकरी ऐसे पहले जज थे जो कि भारत के 13वें सीजेआई हैं, जो ठीक इसी व्यवस्था के अनुसार उस पद तक पहुंचे थे। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, जस्टिस यू ललित अर्थात उदय उमेश ललित वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज और उसके बाद मुख्य न्यायाधीश बनने वाले दूसरे जज हैं। तो यह एक अपने आप में महत्वपूर्ण पहलू होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी ये जो करंट की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला है, इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मिल रहे हैं, आप इन्हें आराम से व्यवस्थित तौर पर नोट कीजिए। और इसके बाद आपको बता दें, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक वक्ता या अधिवक्ता के रूप में दोस्तों न केवल कुछ महत्वपूर्ण मामलों में पैरवी की, बल्कि दोस्तों उन्होंने कई हाई प्रोफाइल मामलों को संभाला, उन पर पैरवी की, उन्हें मैनेज किया और न केवल उन्हें संभाला दोस्तों, बल्कि कई हाई प्रोफाइल मामलों से खुद को अलग भी किया। इसी कड़ी में दोस्तों यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो आपके सामने है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में ललित की ऐतिहासिक सुनवाई में 3 तलाक मामला भी शामिल है। वह 5 न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे, जिसमें दोस्तों 2017 में 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया गया। यह प्रथा अवैध और असंवैधानिक थी।
ठीक ऐसे ही दोस्तों यदि हम बात करें तो उन्होंने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो मसला था उसे भी उन्होंने मैनेज किया दोस्तों। 2004 के दौरान यदि हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जब वो थे, आपराधिक कानून का अनुभव होने के कारण उन्होंने कई हाई प्रोफाइल मामलों को संभाला और इसी क्रम में उन्होंने तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रतिनिधित्व किया, अर्थात वो अमित शाह के वकील रह चुके हैं। यदि बात की जाए दोस्तों ललित की या यूयू ललित जी की, तो उन्होंने 2G घोटाले मामले में भी पैरवी की। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों जो आपके सामने है, बहुचर्चित 2G मामले में दोस्तों उन्हें CBI का स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बनाया गया। तो ये सारे पहलू दोस्तों उनके विषय में महत्वपूर्ण थे जिसे आज हमने जाना। और इसके बाद दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द ही हमारी मुलाकात होगी फिर से कोई एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।